जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज का दूसरा दिन और आज हम देखेंगे फिर से 10 एमसीक्यू जो कि पॉलिटी का होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो कि द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए गए हैं। हम देखते हैं इन सारे ऑप्शंस के ऊपर, चारों जो ऑप्शंस दिए गए ना उसके ऊपर हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के पॉलिटी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो बताया गया है कि जो प्रीएम्बल है, भारत का प्रीएम्बल, वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया है भारत ने। तो किस कंट्री से अडॉप्ट किया है? यूएसए से, फ्रांस से, यूएसएसआर से या ब्रिटेन से। आप लोग आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो इसका हम राइट आंसर बता देते हैं, फिर इसके सारे ऑप्शंस के ऊपर हम जो है ना वो डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो हमने प्रीएम्बल को जो है वो फ्रांस से अडॉप्ट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, फिर सारे ऑप्शंस के ऊपर जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। यानी कि जो हमारे प्रीएम्बल में टर्म है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो जो इंस्पायर्ड है किससे है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो है वो इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, कि हमारे जो भी प्रीएम्बल में टर्म दिए गए लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में हमारा यूएसए था, तो हमने यूएसए में अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या ऐड किया है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया गया है वो हमने यूएसए के संविधान से उठाया है। ठीक है, कहाँ से लिया है? तो यूएसए के संविधान से हमने जो उसका प्रारूप को जो है वो हमने लिया है और फिर हमने उसको देख करके फिर जो अच्छा लगा उस चीज़ को हम इसमें ऐड किए हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में। ठीक है, फिर जुडिशियल रिव्यू भी जो है वो हम यूएसए के संविधान से उठा करके लाए हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रांस से हम क्या लिए हैं? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग प्रीएम्बल को उठाए हैं। ठीक है, जो कि हम क्वेश्चंस के रूप में डिस्कस किए थे। ठीक है, यूएसएसआर से क्या लिए हैं? तो यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिए हैं। क्या लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज़, याद रखना, डीपीएसपी को लिए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिए हैं और रूल ऑफ लॉ को लिए हैं। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो बताया गया है कि विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में? कौन सा आर्टिकल है जो चर्चा करता है राइट टू इक्वालिटी? बताओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर्टिकल 12, 14, 19 या 21, कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आर्टिकल नंबर 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके सारे ऑप्शंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे एग्ज़ाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देख सकते हो कि आर्टिकल नंबर 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वालिटी के बारे में बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी सभी को समानता का अधिकार मिले, इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में बताया गया है। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 12 जो है वो क्या डिस्कस करता है? डिफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में। स्टेट क्या होता है इसके बारे में डिफाइन करता है। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है वो 6 प्रकार का फ्रीडम जो है वो हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। ये क्या? यानी बोलने की आज़ादी जो है वो हमें आर्टिकल 19 से हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम 6 फ्रीडम्स के बारे में
आर्टिकल 19 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। यानी आर्टिकल 21 जो है वो सभी को समान रूप से यानी कि जीने का अवसर मिले, ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 इस बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि हु इज़ द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्जियन कौन है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्जियन कौन है? पार्लियामेंट क्या? नहीं। प्रेसिडेंट्स क्या? प्रेसिडेंट नहीं। प्राइम मिनिस्टर? नहीं। सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये कोई भी फैसला जो है वो आखिरी सुप्रीम कोर्ट से ही सुनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो कि इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। हम देखते हैं कि इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशंस थ्रू जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेक्ट्स करती है क्या? जुडिशियल रिव्यू का। यानी कि कोई अगर कोई कोर्ट जो है, मान के चलो कोई कोर्ट गलत रिव्यू देता है, किसी भी मुद्दे पर गलत रिव्यू देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आप जा सकते हैं और उस मुद्दे को फिर से रिव्यू करा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। पार्लियामेंट जो है वो क्या करता है? मेक लॉज, यानी कि लॉ बनाने का काम करता है, ऑप्शन नंबर बी में जो था। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है? गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन जो है प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं। क्या है? हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में? फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारे किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी मौलिक कर्तव्य जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने हैं? 10 नहीं, 10 जो थे वो जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। लेकिन अभी कितने हैं? अभी जो है वो 11 हैं। कितना है? 11। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ओरिजिनली रूप से केवल 10 थे फंडामेंटल ड्यूटीज़, लेकिन 86वां अमेंडमेंट के तहत 2002 में जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुए। ठीक है, यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हो गए हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का। ये भी याद रख लेना ईयर, जो कि 2002 में, कब? 2002 में जो है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कितने हो गए? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताया जा रहा है कि विच शेड्यूल कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन सा शेड्यूल जो है वो कंटेन्स करता है एंटी डिफेक्शन लॉ को। तो कौन सा शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो एंटी डिफेक्शंस के बारे में बात करता है 10th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? 10th शेड्यूल, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। ठीक है, और इसके हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। 8th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है ना। तो 12 शेड्यूल में से 10th शेड्यूल जो है वो किस बारे में बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, जबकि 8th शेड्यूल है जो लैंग्वेज के बारे में बात करता है। अच्छा, आप लोग बता सकते हो कि 8th शेड्यूल में जो है वो कितनी लैंग्वेज के बारे में बात की गई है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, 9th शेड्यूल जबकि जो है 9th शेड्यूल क्या बताता है? लॉ इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, वहीं जबकि 10th शेड्यूल जो है वो बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, जबकि 12th शेड्यूल जो है म्युनिसिपल पावर्स के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, इसके बारे में हम एक शेड्यूल्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर बताएंगे तो। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ ए स्टेट।
कौन जो है वो अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन जो है वो अपॉइंट करता है? ठीक है, तो कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर? नहीं। प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर? नहीं। चीफ जस्टिस? नहीं। तो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं गवर्नर को। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कौन अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी 155 आर्टिकल के तहत जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, वेराज जबकि चीफ मिनिस्टर जो है वो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया था, चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? तो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं। कहाँ का? हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जबकि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, और जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कौन होते हैं? तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर के बारे में हम देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट्स किया जाता है, चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने स्टेट में जो मिनिस्टर को, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर होता है ना सेंट्रल लेवल पे, उस तरीके से अपने मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं वो चीफ मिनिस्टर करते हैं, ना कि गवर्नर वहाँ का। ठीक है, स्टेट में। वेराज ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं, जिसके बारे में बताया गया प्रेसिडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट्स को। गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है किसको? प्रेसिडेंट को। इसके बारे में हमारे संविधान में 155 आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, गवर्नर एक्ट्स एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन। गवर्नर जो है वो क्या करता है? हेड ऑफ द स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट के रूप में। वेराज नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्र के रूप में, हेड ऑफ द स्टेट के रूप में कौन रिप्रेजेंट करता है? तो प्रेसिडेंट। ठीक है, और स्टेट लेवल पे गवर्नर। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को लेकर के है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडिया के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको अपॉइंट किया जाता है कि इसका इलेक्शन नहीं होता है। एक बात याद रखना, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे एग्जाम में, तो माइंड को थोड़ा कंट्रोल रखना ताकि वहाँ पे ये ध्यान रहे कि प्राइम मिनिस्टर को जो है हम अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। इसको इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट्स बताया गया कि पीएम कैन बी फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 months। यानी कि अगर कोई पीएम बन जाता है, पीएम बनने के लिए हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन होता है क्या? कोई क्वालिफिकेशन होता है क्या कि हमको डिग्री चाहिए, मतलब बैचलर बीए का डिग्री या मतलब कुछ भी प्रकार का डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, आपको केवल और केवल एज एलिजिबल होना चाहिए, उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई पीएम जो है वो किसी भी लोकसभा का सदस्य ना हो या राज्यसभा का सदस्य ना हो और वो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन तो सकता है, लेकिन विद इन 6 months। कब? विद इन 6 months, यानी कि 6 महीने के अंदर जो है उसे किसी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य का बनना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो विद इन 6 months के अंदर उसे लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि चीफ जस्टिस के बारे में। तो चीफ जस्टिस जो है वो क्या होता है? हेड होता है। कहाँ का? जुडिशरी का। यानी हेड ऑफ द जुडिशरी कौन होता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी बता सकते हो कि आप भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, और कितना नंबर का है, कितना नंबर का है। ठीक है,
बता देते हैं। सूर्यकांत जो है वो अभी का चीफ जस्टिस है। कौन है? सूर्यकांत। ठीक है, और कितने नंबर का ये बता सकते हो? ठीक है, ये भी बता दे क्या? तो बता देते हैं कि ये 53 नंबर का है, 53वें नंबर का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो कि अभी हेड ऑफ द जुडिशरी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि द टर्म ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा का टर्म जो है वो कितने साल का होता है? लोकसभा का टर्म कितने साल का होता है? ठीक है, तो लोकसभा का टर्म जो है वो कितने साल का होता है? 5 साल, 6 साल? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। वेराज जबकि राज्यसभा का जो है 6 साल का होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले देख लेते हैं कि ये टर्म जो है कितने साल का है? 5 साल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है किस हाउस में? तो मनी बिल जो है वो किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो मनी बिल को जो है वो केवल और केवल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस करने के कारण क्या है? तो लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस करने के कारण जो है मनी बिल के बारे में जो है उसमें टैक्स के बारे में डिस्कशन होता है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है उसके बारे में ज़्यादातर डिस्कशन होता है। ठीक है, और बजट और लोन्स के बारे में जो है वो इसके बारे में मनी बिल्स में दिया रहता है। ठीक है, बजट और लोन्स के बारे में, इसलिए जो है वो केवल और केवल ये लोकसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल्स को। ठीक है, वेराज जबकि राज्यसभा में जो है वो एक ऑर्डिनरी नाम का बिल्स होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी नाम का बिल्स होता है, वो आइदर लोकसभा और राज्यसभा में जो उसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। क्यों ऑर्डिनरी बिल्स को जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है, हम देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। तो मनी बिल के बारे में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा नॉट इन राज्यसभा। एक केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। दिस प्रोविजन इज अंडर आर्टिकल 109 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लोकसभा में जो है मनी बिल के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि राज्यसभा जो है वो इज पावरफुल इन ऑर्डिनरी बिल्स। राज्यसभा जो है वो पावरफुल होता है ऑर्डिनरी बिल्स में। ऑर्डिनरी बिल्स में क्या होता है? तो ऑर्डिनरी बिल्स में जो है वो ऑर्डिनरी बिल्स में हम डिस्कशंस करते हैं क्राइम के बारे में, क्राइम, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स में। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ऑर्डिनरी बिल्स जो है वो राज्यसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, राज्यसभा में ज़्यादा पावरफुल माना जाता है ऑर्डिनरी बिल्स को। ठीक है, वेराज लोकसभा में जो है मनी बिल्स को ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। मनी बिल्स में राज्यसभा का पार्टिसिपेशन केवल वो सजेशन दे सकता है। ठीक है, केवल वो मनी बिल्स को लेकर के केवल सजेशन दे सकता है, उसको एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना जो है वो लोकसभा के सदस्यों का काम है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो मनी बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी में। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी जो है वो डिस्कशन किया जा सकता है। क्यों? तो इसमें क्या होता है? एजुकेशन के बारे में डिस्कशन होता है, क्राइम के बारे में डिस्कशन होता है और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो मनी बिल्स जो है वो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्डिनरी बिल्स आइदर हाउस में हो सकता है, मनी बिल जो है वो लोकसभा ओनली। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बॉडी कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। तो कौन बॉडी जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्शंस को? तो इलेक्शंस कमीशन। कौन बॉडी जो है कंडक्ट करता है? इलेक्शंस कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्शंस को। ठीक है, यूपीएससी क्या करती है, फाइनेंस कमीशन क्या करती है, नीति आयोग क्या करती है, हम देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक बॉडी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। हमारे देश में फ्री और फेयर यानी कि पारदर्शी रूप से इलेक्शंस हो, इसके लिए हमारे देश में एक इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी है, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो किसका किसका इलेक्शंस करवाती है, तो वो लोकसभा का इलेक्शन करवाती है, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, किसका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है कौन, इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 324 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को जो है वो कंडक्ट करवाना। ठीक है, हमारे देश में एक यूपीएससी संस्था है, ठीक है, जिसका इस्टेब्लिश जो है वो अंडर आर्टिकल 315 के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था, 315 आर्टिकल के तहत। ठीक है, यूपीएससी का काम जो है क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। यूपीएससी का काम जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाना है, ना कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो कि फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। फाइनेंस कमीशन क्या करती है, फाइनेंस कमीशन के बारे में हमारे संविधान में 380 आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। ठीक है, इसको जो है वो अपॉइंटेड किया जाता है एवरी 5 ईयर्स और अर्लियर किया जा सकता है। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग जो है वो हमारे देश में जो है 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। कब, 2015 में, जबकि अब उसका नाम क्या हो गया, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि विच अमेंडमेंट रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा जो है वो अमेंडमेंट के तहत जो है वो वोटिंग एज को जो है वो 21 से 18 किया गया था, कौन सा। ठीक है, 42 नहीं, इसको जो है वो ये एक ऐसा अमेंडमेंट हुआ था इसमें। ठीक है, यानी ये पूरे संविधान को ही बदल के रख दिया था। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 21 से 18 साल जो है वोटिंग ईयर्स करने का 21 संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो 61। ठीक है, 61st अमेंडमेंट के तहत जो है वो 21 से 18 साल वोटिंग एज किया गया था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1988 में, कब, 1988 में, याद रखना है, साल पूछ लिया जाता है, रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, 21 से 18 साल कर लिए गया था। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो 42nd अमेंडमेंट में जो है वो उसको कहा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। ठीक है, इसलिए इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहते हैं। तो ये कब हुआ था, 1926 में। एडेड क्या किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी वहाँ पे ऐड किया गया था, अमेंड किया गया था प्रियम्बल में। सोशलिस्ट सेक्युलर से इंटीग्रिटी को जो है वो अमेंड किया गया था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट्स, वेराज देखते हैं कि 44th अमेंडमेंट्स में क्या हुआ था। तो 44th अमेंडमेंट्स में जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट मिला था, लीगल राइट मिला था अंडर आर्टिकल 301 के तहत, याद रखना। ठीक है, 301 के तहत जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट मिला था। ठीक है, जबकि 61st अमेंडमेंट में जो है वो रिड्यूस किया गया था वोटिंग एज को 21 से 18 किया गया था 61st अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, और वहीं पंचायती राज को जोड़ा गया था 23rd अमेंडमेंट्स के तहत, कब, 1992 में। ठीक है, थैंक यू। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही था। आई थिंक आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू।